Hello students, welcome to Rajguru Academy. I am Himanshu Rajguru. This is final account video 2. Okay, जिन्होंने पहला वीडियो अगर देखा नहीं है तो वो जाके पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे तो ये आपको ये सेकंड वीडियो समझ में आएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीजें होती है जो एक साथ बनती है, तभी उसको फाइनल अकाउंट कहा जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज नोन एज, क्या था उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, द नेम इटसेल्फ सेज ट्रेड करना। किसका ट्रेड करना? गुड्स का, लेन देन। ठीक है, अब जो लेन देन करते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली कुछ लिया रहेगा, वही हमने बेचा रहेगा। हम लोग गुड्स लेंगे, गुड्स यानी क्या, जो हम लोग रीसेल के लिए यूज करते हैं। जो हम लोगों ने लिया है गुड्स, वही हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। अब जब लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, दैट इज परचेज प्राइस। फिर उसके अंदर अपना प्रॉफिट डालेंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो हम लोग काम नहीं करते, मालूम है ना, अपना सपना मनी मनी, और उसको क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस में बेच देंगे। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो लिया और ये जो गुड्स दिया, उसके बीच का ये जो प्रॉफिट है, इसी का पूरा चक्कर है। अब ये चक्कर जो है, ये चक्कर हमें पूरी तरीके से अच्छे से समझना है, इस चक्कर। ठीक है ना। अब यहां पे कॉस्ट प्राइस यानी क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस, और सामने सारी की सारी हमारी इनकम, सारी की सारी हमारी इनकम। अब एक्सपेंस में भी देयर आर 2 टाइप्स, एक्सपेंस में भी देयर आर 2 टाइप्स। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूंगा। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है समझो। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी, अब देखो ये तुमको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज करो तुम लोग सुबह 9 बजे उठ रहे हो, ठीक है। अब सुबह जैसे ही 9 बजे उठे तो तुम पहली बात तो तुम उठोगे नहीं 9 बजे, ठीक है, सबके सब ऐसे ही सोते रहते हो। तुमको तुम्हारी मम्मी उठाएगी, ठीक है। इमेजिन करो तुमको तुम्हारी मम्मी ने उठाया एकदम प्यार से, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, कितना अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट है। ठीक है, अगर तुमको तुम्हारी मम्मी ने उठाया, बोला उठ उठ, ऐसा गुस्से से उठा दिया, तो भी तुमको हर्ट होगा, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अरे मम्मी सोने दो, और अपना फेवरेट है 5 मिनट, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट, बराबर है। अपना काउंटडाउन ऐसे चालू होता है, 3, 2, 1 नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसा काउंटडाउन होता है, बराबर है। फिर पापा आ जाते, पापा अपने को गुस्से से उठा देते, अबे कब से सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है, बाकी कुछ काम नहीं करना है क्या तुझे? हम लोग फटाक से उड़ जाते, क्योंकि पता है ये एक बार लेक्चर अगर चालू हो गया तो ये पूरा दिन चलेगा, तो हम लोग उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद हम लोग अपने काम के लिए जाते हैं, दैट इज तुम तुम्हारे दोस्तों को मिलने जाओगे, कहीं ना कहीं जाओगे, तो वहां पे तुम लोग को रिक्शा, तुम घूम रहे हो, अब रिक्शा तुमको मिल नहीं रही है, तो अगेन तुम थोड़े से इरिटेट होने लगोगे, डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमने जैसे ही तुम्हारे भगवान को देखा, तुम्हारे भगवान यानी ये ना, आजकल तो तुम्हारे भगवान को देखा, और भगवान को देखते ही तुमको जीएम नहीं दिखा, बहुत ज्यादा हर्ट होएगा, डायरेक्ट इफेक्ट। गुड मॉर्निंग तो पहले चाहिए, बराबर है कि नहीं? यानी भेजना भी है और लेना भी है। भेज दिया लेकिन मिला नहीं तो भी हर्ट होता है, डायरेक्ट है। तो ऐसे ही गुड्स के भी कुछ एक्सपेंस रहते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जिसके बिना अपना प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर है, कि जिसके बिना अपना दिन अच्छा नहीं जा सकता है, तो वो होता है डायरेक्ट इंपैक्ट, बराबर है। ये थोड़ी समझ रहे हो ना? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर जो भी एक्सपेंस रहेंगे जिसके बिना अपना प्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है, तो वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को ही हम लोग, यहां पे भी 2 होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इनकम, जिसके बिना अपना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और जिसके प्रोडक्शन से ही अपनी इनकम मिलती है, तो वो होता है अपना कौन सा, डायरेक्ट इनकम। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को हम लोग जब कंपेयर करेंगे, तभी तो अपने को मिलेगा कौन सा चीज,
प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है ओवरऑल प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट यानी क्या होता है कि इसमें से हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम माइनस करके ओवरऑल प्रॉफिट निकाला है। लेकिन ये प्रॉफिट क्या सर हमारे हाथ में आएगा? नो, बिग नो। नेट प्रॉफिट होता है जो हमारे हाथ में आता है, वो हमारे अगले स्टेज में मिलेगा। दैट इज अपना सेकंड स्टेज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट की। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है? तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये इस प्रकार से कुछ बनता है। तो सबसे पहले यहां पे जिस भी एंटिटी है उसका नाम आएगा। सी आई एम वेरी प्रिसाइज इन फॉर्मेट। फॉर्मेट तुम्हारा एकदम अच्छे से बना होना चाहिए। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट भी होता है बट वो तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब यहां पे हम लोग उसका पीरियड, कौन सा पीरियड के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब डेबिट साइड, क्योंकि ये लेजर है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब मैंने क्या बताया कि ये यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम को हम लोग कंपेयर करेंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम को अगर कंपेयर किया तो मतलब हम एक्सपेंस को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक सो, जब एक्सपेंस और इनकम का नाम आता है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही अकाउंट की घंटी बजनी चाहिए। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। Nominal account says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो बताओ डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में सर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या आएगा सर? डायरेक्ट इनकम। अंडरस्टूड एवरीवन? थांबा जरा, सबर करो। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या मैंने बताया था? जिसके बिना अपना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना अपना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ट्रेडर भी हो सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। अब अगर हम मैन्युफैक्चरर हुए तो अपने को एक और सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सिलेबस में नहीं, चलो। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके पहले ये समझ लो कि यहां पे दो कॉलम हमने बनाई है, एक डिटेल कॉलम, एक अमाउंट कॉलम। ये बताना मैं भूल गया था। डिटेल कॉलम क्या होती है तो ये बात को ध्यान में रखना। डिटेल कॉलम को हम लोग कहते हैं ग्रॉस कॉलम। क्या कहते हैं? ग्रॉस कॉलम। और अमाउंट कॉलम को, जो आउटर कॉलम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट कॉलम। सब फर्क क्या है? देखो, नेट कॉलम जो रहती है, जो आउटर कॉलम रहती है, उसके अंदर, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसमें आएगा ऑब्वियसली खर्चा आएगा, बट कितने टाइम का? एक साल का या इस साल का खर्चा। क्या आएगा? एक साल का या इस साल का खर्चा। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस यहां पे आएंगे। अब सर ये ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए खर्चा कैसे हुआ? सपोज करो हमारे पास लास्ट ईयर जो गुड्स थे, वो गुड्स जो थे वो बच गए, तो हम क्या उसको फेंक देंगे? नहीं ना। स्टॉक कितने टाइप के होते हैं? कम ऑन टेल मी, स्टॉक कितने टाइप के होते हैं? मैं बताता हूं। स्टॉक यूजुअली होते हैं 3 टाइप के। ये तुम्हारा जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर। 3 टाइप के गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। सर इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए ना। सी, रॉ मटेरियल यानी क्या होता है? शुगर केन। वर्क इन प्रोग्रेस, शुगर केन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? जूस में। अब ये जो जूस है, ये जूस जो है ना शुगर केन है ना शुगर है, ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड, शुगर। यू अंडरस्टूड? रॉ मटेरियल शुगर, शुगर केन, सॉरी, रॉ मटेरियल शुगर केन, वर्क इन प्रोग्रेस जूस एंड फिनिश गुड्स इज शुगर। अब ये जो गुड्स है, जरूरी है क्या हमारे पास सारे के सारे बिक जाए? कुछ ना कुछ तो ऐसे रहेंगे जो बच जाते हैं, बराबर है, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अगर तुम लोग 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो नोटबुक यूज करी थी, जो नोटबुक तुमने खरीदी थी, उसमें से अगर कुछ बच जाती है तो तुम उसको फेंक दोगे या अगले दिन, अगले 12th के अंदर उसको यूज करोगे? डेफिनेटली सर हम लोग उसको 12th के अंदर यूज करेंगे।
ठीक है, तो उसका खर्चा इस साल में काउंट होगा या पिछले साल में काउंट होगा? ऑब्वियसली इस साल में काउंट होगा, क्योंकि उसकी सर्विस तुमने इस साल ली है। रिमेंबर, अगर तुमने उसकी सर्विस या उसको यूज कर लिया है तो जिस साल में वो यूज होता है उसी साल में उसका खर्चा काउंट होता है, न कि वो साल में जिस साल में वो बच गया है। तो इसका खर्चा इस साल में काउंट होगा, न कि पिछले साल में। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बच गया था, जिसको हमने इस साल यूज किया, और जिस साल में यूज करेंगे उसी साल में एक्सपेंस काउंट करेंगे। क्या? जिस साल में यूज किया उसी साल में एक्सपेंस काउंट किया, जिस साल में यूज किया उसी साल में एक्सपेंस काउंट किया। ये जब एडजस्टमेंट आएंगे तब मैं बताऊंगा तुम लोग, ठीक है। तो जैसे वो ओपनिंग स्टॉक था वो हमारा खत्म हो गया, तो क्या हम बैठ जाएंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? नए गुड्स को परचेस करेंगे। तो ये हमने नया गुड्स परचेस किया, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ गुड्स क्या रहते हैं, कुछ गुड्स डिफेक्टिव रहते हैं, बराबर है। हमने मांगा था टमाटर, ट्रक में आया सूप, तो हम क्या ले लेंगे? नहीं, हम वापस भेज देंगे। तो कुछ गुड्स जो रहते हैं वो हम लोगों को पता चलता है कि ये एज पर सैंपल नहीं है। एज पर सैंपल आजकल मालूम है ना तुम लोग को, पैकेट में कुछ और बता दिया जाता है, अंदर से कुछ और निकलता है। तो परचेज जो रहता है उसमें से क्या इसी को हम लोग हमारा परचेज कहेंगे? नहीं, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? हमारा परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। तो परचेज रिटर्न, या फिर इसी को कहा जाएगा क्या? रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहा जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड। इसको जब हम माइनस करके जब ये अमाउंट आउटर में डालेंगे स्टूडेंट्स, तो इस अमाउंट को क्या कहा जाता है मालूम है? इस अमाउंट को कहा जाता है नेट परचेज। क्या कहा जाता है इसको? नेट परचेज। याद रखना इस बात को, तुमको आने वाले टाइम में ये कंसेप्ट आएगा। क्या कहा जाता है? नेट परचेज। तो अगर नेट परचेज कोई पूछे तो इसका मतलब क्या होता है? नेट परचेज मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होने के बाद जो परचेज बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट परचेज। अब जो एक्सपेंस के बिना अपना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है वो खर्चे कौन से हैं? तो वो उसमें सबसे पहले आता है लेबर, ठीक है। लेबर को हम लोग क्या देंगे? वेजेस। क्या देंगे? वेजेस। अब ये वेजेस के बिना अपना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? तो काफी लोग बोलेंगे सर सैलरी जो है ना वो मंथली देते हैं, वेजेस जो है वो डेली देते हैं। सॉरी, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। वेजेस काम पे दिया जाता है, सैलरी टेन्योर पे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने सुना रहेगा कुछ लोग वो बिंदी बनाने का काम करते हैं कि 1 डजन बिंदी बनाएंगे तो उसके ऊपर उनको 10 रुपए मिलेंगे। 1 डजन बिंदी बनाएंगे तो उसके ऊपर उनको 10 रुपए मिलेंगे। तो सपोज करो कि अगर एक पर्सन जो है वो दिन की 10 डजन बनाता है तो उसको 100 रुपया मिलेगा उस दिन का। नेक्स्ट डे उसने 3 डजन बनाई, बराबर है कि नहीं? तो उसको 30 रुपया मिलेगा। अच्छा, एक दिन उसने नहीं बनाया तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। काम ही नहीं किया तो पैसा किस चीज का? सैलरी। काम है तो भी उतना ही सैलरी, छुट्टी है तो भी उतनी ही सैलरी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है। ये ऑन द वर्क बेसिस है। तो वर्क बेसिस पे जो रहता है उसको हम लोग वेजेस कहते हैं, टेन्योर बेसिस पे जो रहता है उसको हम लोग सैलरी कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस, वेरी थिन लाइन बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। सो वेजेस जो है वो हम लोग लेबर को देते हैं, उसके बिना भी अपना प्रोडक्ट बन सकता नहीं है। तो इसलिए ये कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हम लोग को माल मंगाना पड़ेगा। ऐसा बोलेंगे गुड्स छू तो गुड्स आ जाएगा क्या? नहीं, गुड्स बिल्कुल नहीं आएगा। तो गुड्स को लाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? पैसा। किस चीज का? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? कैरेज, या फिर कैरेज इनवर्ड। इसका ही पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द। टू फ्रेट, फ्रेट और फ्रेट इनवर्ड। ओके, समझ में आ रहा है ये? तो सबसे पहले हमने देखा ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, लेस परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड।
अब हम लोग अपना पेन जो है ना, पेन बनाते हैं अपन, पेन का प्लास्टिक जो है ना, ऑब्वियसली आजकल चाइना का माल बहुत टिकता है, देख रहे हो ना, कोरोना 2 साल से पीछे ही पड़ा हुआ है, अभी क्या मालूम कब तक जाएगा। तो अभी ये पहला प्रोडक्ट रहेगा जो चाइना का इतना टाइम तक चला। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्लास्टिक भी मंगवाए, तो हमने चाइना से प्लास्टिक मंगवाया। अब प्लास्टिक मंगवाया तो हमने इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करने के लिए वो रॉ मटेरियल, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए अपने को क्या देना पड़ा? इंपोर्ट ड्यूटी। क्या देना पड़ा? इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी भी अगर पे नहीं करेंगे तो अपना प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, ठीक है। अब एक और होता है, तुमको मालूम है, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग हमारा माल बाहर से मंगाते हैं तो उसको कस्टम ऑफिसर उसको चेक करता है कि कहीं कोई गलत छलत प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, बराबर है, इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, तो वो उसको चेक करता है। अब उसको चेक करने के लिए वो कंटेनर जो है वो डॉक यार्ड पे पड़ा है। अब तुम किसकी जगह यूज कर रहे हो? डॉक वालों की। अब डॉक वालों की जगह क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि कस्टम ऑफिसर आएगा, चेक करेगा, वो बोलेगा ऑल ओके, तब हम लोग वो माल लेके जाएंगे। लेकिन जब तक वो चेक नहीं करता तब तक तुम्हारा कंटेनर डॉकयार्ड पे पड़ा है। अब वो डॉकयार्ड पे पड़ा है तो वो फ्री में तो नहीं रखने देगा, क्या लेगा? डॉक चार्जेस। क्या लेगा? डॉक चार्जेस। अब वो डॉक चार्जेस भी हमारे लिए, क्योंकि गुड्स को हम लोग यहाँ पे लाने के लिए वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं रखा तो वो हमारे माल को जाने देगा नहीं, तो डॉक चार्जेस भी हमें देना पड़ेगा। और वो डॉक चार्जेस भी कौन सा एक्सपेंस है? गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए वो भी कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर डॉक चार्जेस नहीं भरोगे तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पेन तुम्हारी बनेगी नहीं। फिर कस्टम ऑफिसर आएगा, वो चेक करेगा, तो उसको भी देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। क्या देना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फिर सब कुछ दे दिया, उसके बाद सब फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने पूरी कर ली, फिर हम लोगों ने माल को वहां से यहाँ पे लेके आ गए अपने फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में लाए, लेकिन फैक्ट्री तो होनी चाहिए, तो वो फैक्ट्री का भी अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं है, तो अपने को वो फैक्ट्री का क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री का रेंट नहीं देंगे अपना प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। देखो मैं बार बार एक ही बात बोला रहा हूं, अपना प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो जो नहीं, जिस वजह से नहीं बनेगा वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फैक्ट्री रेंट। उसके बाद हमने हमारे फैक्ट्री में जैसे ही वो ट्रक आ गया, एकदम अचानक से फुल स्पीड में आके ब्रेक मारा सिंघम की तरह, अब वो माल ऐसे ही अपने आप उतरेगा? क्यों उतारना पड़ेगा? ऑब्वियसली उतारना पड़ेगा यार। तो उतारने के लिए अपने को किसको बुलाना पड़ेगा? लेबर को। किसको बुलाना पड़ेगा? लेबर को। अब लेबर जो है वो माल उतारेगा। उतारने को क्या कहा जाता है? अनलोडिंग। क्या कहा जाता है? अनलोडिंग। तो ये अनलोड अगर नहीं करेंगे ट्रक को तो अपना ये पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगेन ये भी कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस, लोडिंग चार्जेस, ठीक है। लेकिन लोड करते आते जब हम लोग आ रहे थे तब अपने को क्या देना, वहां पे एक ऑक्ट्रॉय वाला दिखा, तो ऑक्ट्रॉय वाले ने बोला तुम ये माल लेके जा रहे हो तो तुम बाहर से लेके आए हो तो तुमको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देना पड़ेगा। हम बोला हम नहीं देंगे। बोला ठीक है ट्रक जमा करा रहे आज सा। हम बोले नहीं भाई ले। तो हमको क्या देना पड़ा? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी गुड्स के ऊपर। तो ये अगर नहीं देते तो भी अपना प्रोडक्ट बनता नहीं, तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी देना पड़ा। तो ये भी कौन सा एक्सपेंस बन गया? अपना डायरेक्ट एक्सपेंस। अब फैक्ट्री में आ गया, ठीक है। अब फैक्ट्री में आ गया तो पहले प्लास्टिक को क्या करना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा। प्लास्टिक को पिघलाने के लिए अपने को क्या करने की इसकी जरूरत पड़ेगी? पावर, कोल, फ्यूल, भट्टी रहती है ना आग लगाने के लिए, तो पावर, कोल, हीट, बराबर है, एक्सेट्रा। ये सब चीजों की अपने को जरूरत पड़ी। तो ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है। अगर ये नहीं करेंगे खर्चा तो अपना प्रोडक्ट बन सकता नहीं है। तो जिसके बिना अपना प्रोडक्ट नहीं बन सकता है वो सब ट्रेडिंग में आएगा, और जिसके बिना अपना प्रोडक्ट बन सकता है वो P&L में आएगा। पार्ट 2 नाउ पावर, कोल, हीट। उसके बाद आता है मोटिव पावर। सर ये मोटिव पावर क्या होता है? तो मोटिव पावर जो है
मोटिव पावर जो होता है जब हम लोग स्टीम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, जब स्टीम यूज करने का जो मशीन का चार्जेस रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटिव पावर। क्या कहते हैं हम लोग उसको, मोटिव पावर। क्या कहते हैं उसको, मोटिव पावर। स्टीम जब यूज होता है उसका अलग से डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, कभी फिर कभी बताऊंगा आराम से, जब मैं ऐसे ही बताऊंगा अकाउंट्स की छोटी मोटी खूबियां। ओके, उसके बाद आता है, एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज या वर्क एक्सपेंस। ये जब नाम सुनो, खर्चे, एक्सपेंस याद रखना, नहीं तो पता चला कुछ और भी आ गया तो भी तुमने वहां पे वही लिख दिया, बराबर है। ये जब खर्चे जब तुम सुनो तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के उसको ट्रेडिंग में डाल दो, ठीक है। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के। हाँ, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क, परचेज। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क, एक परचेज, बराबर है। तो ये जब एक्सपेंसेस आएंगे तो तब तुमको क्या कर देने का, इसको कहां पे डाल देने का, ट्रेडिंग अकाउंट। सो जैसे कि यही है कि इतने सारे जो है ये एक्सपेंसेस है, इसमें और भी आता है फैक्ट्री लाइटिंग, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये सब एक्सपेंस भी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेंस है ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सपेंस को हम लोग जब टोटल करेंगे, इन सारे एक्सपेंस को जब हम टोटल करेंगे तो तब हमें मिलता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है बच्चों, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि ये थे अपने डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट इनकम को भी आना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इनकम क्या है, तो डायरेक्ट इनकम में सबसे पहले आता है बाय सेल्स। क्या आता है, बाय सेल्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सेल्स, अब सेल्स के अंदर जैसे हम लोगों ने किसी का माल खरीदा था वो वापस दिया, तो किसी ने हमारा माल खरीदा रहेगा यानी हमने बेचा रहेगा तो वो भी तो हमें वापस देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सेल कंसीडर कर सकते क्या, नहीं, वो हमारा क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न, बराबर है। तो जो माइनस होके मिलेगा उसी को हम लोग हमारा एक्चुअल सेल्स बोलेंगे, या फिर क्या बोलो, अगर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होके आता है तो उसको हम लोग नेट परचेज बोलते हैं, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होके आएगा उसको क्या बोलेंगे, सोचो सोचो, यस तुम सही सोच रहे हो, बराबर है, हाँ वही बोलते हैं उसको, नेट सेल्स रिटर्न इनवर्ड। तो ये जब माइनस होके आएगा तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट सेल्स। क्या कहेंगे इसको, नेट सेल्स। अब देखो, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट मुझे एक चीज बतानी है, वो अगर मैं चीज तुमको बताने में कामयाब हो गया तो शायद मेरा ये लेक्चर सफल हो जाएगा। अब अगर ओपनिंग स्टॉक यहां पे है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली कहां पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। नाउ ये आएगा अपना क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर क्यों आता है, बराबर है सर, ये तो इनकम भी नहीं है। ये काफी बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और काफी बच्चों को तो मालूम भी नहीं होता कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों आता है। सी आई विल टेल यू वन थिंग, ठीक है। ये बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं सिखाने की ट्राई कर रहा हूं। अज्यूम करो ये 1 2 3 4 5 ये 5 पेन है, अज्यूम करो 5 पेन है। आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, तो अज्यूम करो ये 5 पेन है। एक पेन की कीमत जो है जब हमने खरीदी 20 रुपया है, कितनी है, 20 रुपया, ठीक है। तो हमने खरीद कर, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रेडिंग के कौन से साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, टू परचेज, ठीक है। एक पेन का 20 रुपया तो 5 पेन का 100 रुपया हो जाएगा, तो मैंने 100 रुपया डाल दिया, ठीक है। और मैं यहां पे इनफैक्ट लिख देता हूं 5 पेन खरीदी हम लोगों ने, ठीक है, 5 पेन। अब ये 5 पेन जो है, इस 5 पेन का कॉस्टिंग है 100 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से मैंने 3 बेच दी,
3 सोल्ड करी, एक को बेचा मैंने 50 रुपए में। एक को कितने में बेचा मैंने? 50 रुपए में। तो मैंने 3 कितने में बेची रहेगी? 3 का सेलिंग प्राइस कितना हुआ रहेगा? ₹150। देखो 3 बेची है, एक 50 में बेची, तो 3 कितने में बेची रहेगी? 150 में। तो ये मेरा बाय सेल हो गया, ठीक है, 150। तो अगर मैं सिर्फ ये रखूं, ये मेरी 3 पेन का सेलिंग प्राइस है। अब क्या मैं बोल सकता हूं, अगर तुम यहां पे देखो, यहां पे अगर कंपेयर करो तो हमें एक पेन का 20 रुपए का हमने 50 में बेचा, यानी 30 रुपए का पर पेन प्रॉफिट हुआ है। तो 3 पेन के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 90 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। यस और नो? बराबर है कि? यस, 90 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अगर तुम यहां पे देखो तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो मुझे 150 मुझे कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है? 50 रुपीज का ही प्रॉफिट दिखा रहा है। गलत है ना? गलत है। क्यों गलत है मालूम है क्या? गलत इसलिए है क्योंकि मैं कॉस्टिंग ले रहा हूं 5 पेन की, लेकिन सेलिंग प्राइस ले रहा हूं मैं 3 पेन की। 3 पेन की कॉस्टिंग होती तो 3 पेन तो बराबर आ जाता, लेकिन यहां पे हमने कॉस्टिंग कितने की ली है? जो टोटल परचेस है वो तो हमने ले लिया 5 पेन का। तो अगर यहां पे 5 पेन है तो यहां पे भी कितनी पेन होनी चाहिए? 5 पेन होनी चाहिए। लेकिन सर 5 पेन बिकी थोड़ी है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहां पे। क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। कितनी पेन बची है अपने पास? 2 पेन बची है। 2 पेन इंटू 20 रुपीज, यानी 2 पेन की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 40 रुपीज। यहां पे 40 रुपीज आ जाएगा। अब अगर तुम देखो तो 150 प्लस 40 कितना हो गया? 190, 90। ये कंसेप्ट को वापस से देखना पड़ेगा तुम लोगों को, वापस से एक बार रिवाइज करके देखना, वापस से रिवाइंड करके ना, तब जाके हमारा 90 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। जो हमने कमाया था एग्जैक्टली वही प्रॉफिट आ गया यहां पे। समझ में आ रही है बात? तो अगर 3 पेन का 90 रुपीज मुझे प्रॉफिट अगर यहां पे मुझे दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लाऊंगा, तभी तो मेरा प्रॉफिट दिखेगा, एक्चुअल प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में नहीं लाता हूं तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉब्लम ये हो जाएगा दैट के 5 पेन के सामने मेरी 3 पेन ही आ रही है, 2 पेन नहीं आ रही। तो यहां पे ये प्रॉब्लम है। तो एक बार वापस से, एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। बराबर है? तो तब जाके तुमको समझ में आएगा कि अगर लोहे को लोहा काटता है तो उसी हिसाब से 5 का कॉस्ट को 5 का सेल ही काटेगा। लेकिन यहां पे क्योंकि 3 है तो 2 अपने को अपने जेब से डालना पड़ेगा, तब जाके यहां पे ये 3, ये 2, तब जाके ये 5 बनेगा। थोड़ा ये तुमको थोड़ा और जब बड़े हो जाओगे तब तुमको समझ में आएगा, बट स्टिल मैंने एक पढ़ाने की कोशिश करी है। तो लेट्स सी, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इतना, अगर तुम मैकेनिज्म भी समझ सकते हो तो ओपनिंग स्टॉक इधर है तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा। ये मैकेनिज्म भी अगर तुम लोग याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग अगर देखना है प्रॉपरली, अगर तुमको देखना है तो तुमको इस तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है? ये बहुत रेयर लोग बताते हैं कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, तो मैंने एक जस्ट अटेम्प्ट किया है। ठीक है? अब अगर मैं जैसे ही मेरा ये सब खत्म हो जाएगा फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, तो जब मैं क्लोज करूंगा, अगर मेरा क्रेडिट साइड हैवी है और मेरा डेबिट साइड हैवी नहीं है तो मुझे यहां पे बैलेंस मिलेगा। अब बच्चे लोग, ये कौन सा बैलेंस है? ये बैलेंस कौन सा है? बराबर है? बैलेंस कौन सा है? तो बात समझो, विच साइड इज हैवियर? हैवी कौन सा था? हैवी साइड कौन सा था? हैवी साइड क्रेडिट था। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है? अब क्रेडिट बैलेंस है, अब ये नॉमिनल अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए ये अपना ओवरऑल प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है। क्या बता रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है। फिर इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है? ओके, फिर ये क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर मेरा डेबिट साइड हैवियर है तो यहां पे बैलेंस आएगा।
अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड इज हैवियर, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए मैं इसको ग्रॉस लॉस कहूंगा। क्या कहूंगा? ग्रॉस लॉस। बराबर है। पाप हो या पुण्य, अगले जन्म में तो जाना ही पड़ेगा। यानी अगले जन्म यानी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टूड? सो यहां पे ये पूरे एक्सपेंसेस थे सारे के सारे, जिसमें सबसे पहली बात क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। 2 कॉलम रहती है, इनर आउटर। आउटर यानी नेट कॉलम, जिसमें आएगा 1 साल का या इस साल का खर्चा। उसके बाद हम लोगों का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसके बिना अपना प्रोडक्ट नहीं बन सकता। उसके अंदर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का हम लोगों ने स्टॉक लेके रखा था वो हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग नया खरीदेंगे, वो नया खरीदने के बाद हम लोगों ने जो रिटर्न किया रहेगा वो माइनस करेंगे। उसके बाद वो माइनस करने के बाद जो परचेस मिलता है उसको हम लोग परचेस रिटर्न कहेंगे। बाद में आएगा वेजेस, वेजेस के बिना अपना प्रोडक्ट बन सकता नहीं है। उसके बाद आएगा कैरेज, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉकयार्ड, कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, यानी ये सारे एक्सपेंसेस के बिना अपना प्रोडक्ट बन सकता नहीं है। तो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस आया तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देता हूं तो भी एक चीज मिलेगी, वो तुम मुझे बताओगे। ठीक है? सो अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सोचना, और सोच के बाद में अपने आप ये आंसर तुम खुद फाइंड करना, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? बट ठीक है, अगले वीडियो में देखूंगा, अगर सोचूंगा, अगर तुमको बता सकूं तो। बट दूसरी बात, ठीक है, वो बाद में। नाउ जैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया तो डायरेक्ट इनकम भी आएगा। डायरेक्ट इनकम के लिए हम लोग वहां पे कौन सी चीजें आएगी? ओनली सेल्स। बराबर है? और भी 2-3 चीजें, लेकिन वो मैं फिलहाल अभी बताऊंगा नहीं, वो जब हम लोग एडजस्टमेंट सीखेंगे तब मैं बताऊंगा। सो हियर द ट्रेडिंग अकाउंट वीडियो नंबर 2, फाइनल अकाउंट। देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए और घर पे रहिए, मास्क पहनिए, क्योंकि ये कोविड टाइम चल रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।